हेलो विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपने एनसीईआरटी अध्याय 3 की बात करने वाले हैं, जो कि हमारा कक्षा 9 का परमाणु एवं अणु नामक अध्याय है, जिसमें हम आज व्याख्यान भाग 4 की चर्चा करने वाले हैं। इसमें एनसीईआरटी अनुभाग 3.2.3 से 3.3.2 तक की चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि इस एनसीईआरटी के अनुसार इन अनुभागों में क्या बताया गया है परमाणु और अणुओं के बारे में। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब यह अस्वीकरण है। इसके बाद जानते हैं कि आज के इस व्याख्यान में भाग लेने के बाद आप किन किन बातों को समझने में सक्षम होंगे। तो हम आज इस व्याख्यान को पढ़ने के बाद तत्वों और यौगिकों में परमाणुओं के अस्तित्व और अणुओं की उपस्थिति को समझने में सक्षम होंगे। और अगर हम बात करें कि अगर एनसीईआरटी पुस्तक की बात करें, तो एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार आज जो जो विषय हम देखने वाले हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम 3.2.3 की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं इस बात की चर्चा करेंगे। उसके बाद 3.3 में हम देखेंगे कि अणु क्या होते हैं, इसको सीखेंगे। और फिर 3.3.1 अनुभाग को देखेंगे, जिसमें हम तत्वों के अणुओं के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद 3.3.2 की बात करने वाले हैं, जिसमें हम यौगिकों के अणुओं को देखेंगे। उसके बाद हम पाठ्य निहित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि एनसीईआरटी पुस्तक में दिए हुए हैं 1 और 2 की। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं परमाणुओं के अस्तित्व की। तो अब हम परमाणुओं का अस्तित्व अगर हम जानते हैं तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है कि अधिकांश परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं और वे प्रकृति में अकेले नहीं रहते हैं, क्योंकि वे तेजी से अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम पानी के साथ तुरंत जब क्रिया करता है तो विनाशकारी रूप ले लेता है। तो मतलब ये हुआ कि अधिकांश तत्वों के परमाणु बहुत अभिक्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, इसलिए ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में अभिक्रियाएं कर लेते हैं और विनाशकारी रूप ले सकते हैं। अब वे दो रूपों में पाए जाते हैं। जो हमारे पास परमाणु हैं वे आमतौर पर दो रूपों में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वे दो रूप? तो पहला रूप है कि वे अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। तो परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर अणु बनाते हैं और यह बंधन ही उन्हें स्थायी बनाता है। उदाहरण के लिए अगर मेरे पास एक ऑक्सीजन अणु है, तो यह ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और जब यह ऑक्सीजन परमाणु आपस में मिलकर ऑक्सीजन अणु बनाते हैं तो हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन का एक अणु मिलता है। और इसी ऑक्सीजन के अणु के कारण हम सांस ले पाते हैं। तो परमाणु कैसे रहते हैं? संयुक्त अवस्था में मैंने बताया अणुओं के रूप में रह सकते हैं, जो कि दो प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं। और दूसरा रूप क्या है कि ये आयनों के रूप में भी रह सकते हैं। मतलब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके या फिर खो करके आयन बन सकते हैं। ये आवेशित कण फिर आयनिक यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम सोडियम क्लोराइड की अगर बात करते हैं, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और सोडियम धन आयन बनाता है। इसी प्रकार क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और क्लोराइड आयन बना लेता है और वे मिलकर के NaCl सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जिससे जिसे सामान्य रूप से हम टेबल लवण के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार परमाणु या तो उनके अणुओं के रूप में पाए जाएंगे या फिर आयनों के रूप में पाए जाएंगे। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम इनके अस्तित्व की बात करते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं कि कुछ ऐसे तत्व भी, कुछ ऐसे परमाणु भी हैं जो ना अणुओं के रूप में पाए जाते हैं ना आयनों के रूप में पाए जाते हैं। इनका सबसे अच्छा उदाहरण होते हैं उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें इनका अपवाद होते हैं। सभी इनके जो सभी परमाणु होते हैं वो अभिक्रियाशील नहीं होते, क्योंकि ये रासायनिक संयोजन में भाग नहीं लेते और इसी वजह से इन्हें अक्रिय तत्वों के रूप में भी जाता है। अगर हम ऐसे उदाहरणों की चर्चा करें कि आखिर ऐसे उदाहरण हैं कौन से जिन्हें अक्रिय तत्वों के रूप में जाना जाता है, तो हीलियम, नियोन, ऑर्गन जैसे रासायनिक रूप से जो तत्व होते हैं ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। उनके परमाणु स्वाभाविक रूप से स्थायी होते हैं और दूसरों के साथ संयोजित होने की प्रवृत्ति नहीं रखते, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है। और हमारे पास जितने भी तत्व आपको देखने को मिलेंगे, आपको आवर्त सारणी में हर तत्व यह कोशिश करता है कि वह अपने अष्टक को पूरा कर सके और अष्टक को पूरा करने के बाद वे अक्रिय गैस की तरह भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्रिय गैसों का अष्टक पूरा होता है
और जिन गैसों का भी या फिर जिन अणुओं का भी अष्टक पूरा होता है वे बहुत ही ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसलिए अब जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं इनका अष्टक पहले से ही पूर्ण होता है, तो ये दूसरों के साथ संयोजित होने की प्रवृत्ति नहीं रखते और इस कारण यही प्रवृत्ति उन्हें बहुत ज़्यादा स्थायी बनाती है और उन्हें मुक्त अवस्था में रहने की अनुमति देती है। तो इनके परमाणु स्वतंत्र रूप से मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र रूप से मुक्त अवस्था में बिना बंधन बनाए हुए अस्तित्व में रह सकते हैं। तो हमने इस प्रकार परमाणु किस अवस्था में रहते हैं ये देखा। अब हम बात करते हैं कि अणु क्या है। तो अणु क्या है? एक अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलाकर के हमने अणु बनाया और ये रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये परमाणु आकर्षण बलों द्वारा एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं और संपूर्ण समूह विद्युतीय रूप से उदासीन रहता है, यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं होगा, वह उदासीन होगा। अगर किसी भी अणु पर कोई आवेश है तो वह स्थायी नहीं है, क्योंकि कोई भी कण आवेशित नहीं रहना चाहता, वह हमेशा उदासीन रहना चाहता है। अगर अगर हमारे आसपास की चीजें आवेशित होती तो हमें आसपास से विद्युत धारा का अनुभव होता, पर हमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितने भी कण आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वे अणुओं के रूप में रहें या फिर वे आयनों के रूप में हैं, तो वे संयोजित हो जाएंगे परंतु वे उदासीन ही रहेंगे। तो अणु जो होते हैं वे हमेशा उदासीन रहते हैं। इसके बाद यदि किसी तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस पदार्थ के सभी गुणों को बरकरार रखता है, कौन? अणु। मतलब कि यह बहुत छोटी इकाई होती है जो स्वतंत्र रूप से मौजूद रह सकती है। छोटी इकाई होती है लेकिन यह भी मिलकर के बनी होती है परमाणुओं से, परंतु यह भी छोटी इकाई होती है क्योंकि यह परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है, तो इसे हम सबसे न्यूनतम इकाई नहीं कह सकते, लेकिन बहुत छोटी इकाई होती है। फिर भी यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है। अणु जो होते हैं इनकी यह खास बात है। तो अकेले होने पर भी यह उस पदार्थ के सभी गुणों को बनाए रखता है। मतलब कि अगर हम एक अणु की बात करते हैं, अगर ऑक्सीजन गैस हमारे पास है बहुत ज्यादा संख्या में और उसमें बहुत सारे ऑक्सीजन के अणु हैं, अब उन ऑक्सीजन के अणुओं में अणु भी जो है ऑक्सीजन के परमाणुओं से बने हुए हैं, तो भले ही हम एक ऑक्सीजन के अणु का अध्ययन करें उसमें हमें ऑक्सीजन के सारे गुण देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक न्यूनतम इकाई होती है, छोटी इकाई होती है, लेकिन इसमें भी यौगिक के गुण मौजूद होते हैं। अब अणु एक ही तत्व के परमाणुओं से बन सकते हैं। जो हमारे पास अणु होते हैं वो एक ही तत्व के परमाणुओं से बनते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तो इनके जो अणु होते हैं वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन गैस के जो अणु होते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से ही मिलकर के बनते हैं। तो अणु वे होते हैं, अणु एक ही तत्व के परमाणुओं से बन सकते हैं या फिर अलग-अलग तत्वों के परमाणुओं से भी बन सकते हैं। अगर हम ये कहें कि अलग-अलग तत्वों के परमाणुओं से नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो एक ही प्रकार के तत्वों से बनते हैं और अलग-अलग प्रकार के तत्वों से भी बनते हैं। जैसे कि हमारे पास पानी है, उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अगर अलग-अलग विभिन्न प्रकार के, कुल मिला के जो इनका निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम विभिन्न प्रकार के परमाणुओं को एक साथ मिला करके एक अणु बनाते हैं, चाहे वे परमाणु एक जैसे हो या अलग अलग हो, दोनों से हमारे पास अणु का निर्माण हो सकता है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो, जो आपको दिख रहा है ये पानी के अणु का एक सूत्र का चित्र है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है और दो हाइड्रोजन होते हैं। एक ऑक्सीजन के साथ दोनों हाइड्रोजन एकल एकल बंधों से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के पानी का निर्माण करते हैं और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रही है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, चूंकि हमने परमाणुओं की बात कर ली, कैसे वे रहते हैं इनकी बात कर ली, हमने अणुओं की बात कर ली। अब हम एनसीईआरटी अनुभाग 3.3.1 तत्वों के अणु की बात करेंगे और तत्वों के अणुओं में भी अब हम बात करेंगे एक परमाणु अणु की। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक परमाणु अणु का मतलब है कि कुछ तत्वों के ऐसे अणु होते हैं जो सिर्फ एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे कुछ तत्वों के अणु केवल एक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे अभी हमने उत्कृष्ट गैसों का उदाहरण दिया था। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक परमाणु का मतलब संख्या एक नहीं, एक परमाणुओं का मतलब होता है एक ही प्रकार के। एक परमाणु मतलब एक ही प्रकार के। तो कुछ तत्वों के ऐसे अणु होते हैं जो सिर्फ एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ऐसी स्थितियों में एक परमाणु को ही पूरे अणु की तरह काम करते जो है मान सकते हैं। तो एक ही तत्व के परमाणुओं से मिलकर बने होने के कारण इन्हें
एक परमाणु कहा जाता है, जैसे कि आर्गन, हीलियम, जैसे हमने अभी अभी उदाहरण देखा था। तो ये एक परमाणु तत्व है जहां पर आपको परमाणुकता यानी कि परमाणुओं की संख्या सिर्फ एक दिखे। तो ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, ये सारी जो हमारे अक्रिय तत्व होते हैं, इन्हें ही हम एक परमाणु तत्व के नाम से भी जानते हैं। अब जो ऐसे अणु होते हैं, इन्हें ही हम एक परमाणु तत्व कहते हैं, अणु कहलाते हैं। इन्हें हम एक परमाणु अणु भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अणु बनेगा ही नहीं, एक परमाणु ही होता है, इसलिए हम इन्हें एक परमाणु अणु कहते हैं। अब हम बात करते हैं द्विपरमाणु अणु की। तो जैसे हमने एक परमाणु अणु देखा, उसी प्रकार होते हैं हमारे द्विपरमाणु अणु। यहाँ क्या होता है, द्विपरमाणु अणु कई गैर धातु तत्व प्राकृतिक रूप से ठीक दो परमाणुओं वाले अणु बनाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसों में यह जो अनुरूप है या प्रारूप है आपको देखने को मिलता है। तो अधातुओं में या फिर अधातुओं की ही अगर हम बात करते हैं, गैसों की बात करते हैं, तो फिर हमें ये देखने को मिलता है कि वहां पर ज्यादातर स्थितियों में ऐसा होता है कि दो परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ऑक्सीजन का अणु की अगर हम बात करो तो वहां पर हमें दो ऑक्सीजन के परमाणु एक साथ बंधे हुए देखने को मिलेंगे। जो दो ऑक्सीजन के परमाणु एक साथ बंध करके ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं, और यही ऑक्सीजन का वह रूप है जिससे हम सांस ले सकते हैं। इस तरह अणुओं को, इस तरह के अणुओं को हम क्या कहते हैं, द्विपरमाणुविक अणु कहते हैं। अब अन्य आणविक रूप अगर हम कुछ चर्चा करें कि और कुछ कितने प्रकार के हो सकते हैं, हमने एक परमाणुविक, द्विपरमाणुविक अणुओं को देख लिया। हम कुछ और आगे बात करते हैं कि केवल दो परमाणुओं तक ही इनकी संख्या सीमित नहीं होती है, कुछ में तीन या उससे ज्यादा भी देखने को मिलते हैं। तो कभी कभी अणुओं में दो से अधिक परमाणु भी देखने को मिलते हैं। ऐसे तत्वों को बहुपरमाणुविक कहा जाता है, जैसे कि ओजोन। ओजोन जो गैस होती है, वहां पर उसे हम O3 के रूप में लिखते हैं। इसका सूत्र होता है O3, जहां पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। तो ओजोन कैसी गैस होती है, ओजोन वायुमंडल की ऊपरी परत में पाई जाती है, और यह हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने में भी बहुत मदद करती है। अतः अणु द्विपरमाणु हो सकते हैं, त्रिपरमाणु भी हो सकते हैं, और उससे ज्यादा वाले अगर परमाणु हैं तो उन्हें हम बहुपरमाणु कहते हैं। तो इस प्रकार हमने अणुओं के प्रकार देखे। अब बात करते हैं कि परमाणुकता होती क्या है। तो एक अणु में परमाणुओं की जो संख्या होती है, उसे ही हम कहते हैं परमाणुकता। परमाणुकता किसी पदार्थ के एकल अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या को संदर्भित करती है, और यह हमें बताती है कि उस अणु को बनाने के लिए कितने परमाणु रासायनिक रूप से बंधे हुए हैं। उदाहरण से अगर हम समझेंगे तो हमें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन को O2 से दर्शाया गया है ना, तो प्रत्येक अणु में दो ऑक्सीजन है, इसलिए इसकी परमाणुकता 2 है। इसी प्रकार O3, जब हम ओजोन की बात करते हैं तो इसे हम O3 के रूप में लिखते हैं, और प्रत्येक अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, इसलिए इसकी परमाणुकता 3 है। अब हम धातुओं और तत्वों की संरचना की बात करते हैं। अब हम एक नई अवधारणा पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम धातुओं और कुछ तत्वों की संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। तो धातुएं और कार्बन जैसे तत्व सरल अणुओं के रूप में नहीं होते, जिनमें परमाणुओं की एक निश्चित संख्या होती है। इसके बजाय उनके परमाणु बड़े सतत जाल में व्यवस्थित होते हैं। तो जो धातुएं होती हैं, वहां पर जो तत्व होते हैं वे क्रिस्टल जालक बनाते हैं, ना कि वे साधारण रूप से मिले हुए होते हैं, या हम कह सकते हैं कि सरल तत्वों के सरल अणुओं के रूप में नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार इनकी संरचनाएं होती हैं। उसके बाद उनमें बहुत बड़ी और अनिश्चित संख्या में परमाणु एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। बहुत ज्यादा संख्या होती है, और चूंकि बहुत ज्यादा संख्या होती है तो हम ये संख्या नहीं बता सकते, यह संख्या अनिश्चित होती है, और वे एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। यह उनकी परमाणुकता को अनिश्चित या बहुत बड़ा मानता है। मतलब ऐसे धातुओं और ऐसे तत्वों की परमाणुकता या तो अपरिभाषित होती है, या तो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो धातुओं की जब हम बात करते हैं और ऐसे तत्वों की, जैसे कि कार्बन, तो वहां पर हमें परमाणुकता बहुत अनंत देखने को मिलती है। हम बता नहीं सकते कि कितनी ज्यादा जो है परमाणुकता है। उसके बाद अगर हम इनके कुछ और उदाहरणों की बात करें, तो आप इस तालिका में देख सकते हो कि हमने एक तरफ परमाणुओं के प्रकार लिखे हैं और दूसरे तरफ उनके उदाहरण लिखे हुए हैं। तो आप एक परमाणु मतलब एक परमाणु है, द्विपरमाणु मतलब दो परमाणु है, त्रिपरमाणु में 3 है, चतुर्परमाणु में 4 है, और बहुपरमाणु मतलब अगर 2 से ज्यादा है तो उसे हम त्रि, चतुर, पंचम ऐसा ना बोल करके बहुपरमाणु भी बोल सकते हैं। तो आप एक परमाणु का उदाहरण देख सकते हो। तो आपको तालिका में दिख रहा है, ऑर्गन और हीलियम जैसी जो अणु हैं, इन्हें हम एक परमाणु अणु कहते हैं।
और द्विपरमाणुक जहाँ पर 2 परमाणु आपको दिख रहे हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब द्विपरमाणुक के उदाहरण हैं। फिर त्रिपरमाणुक में जहाँ आपको 3 परमाणु दिख रहा है, ओजोन त्रिपरमाणुक का उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने सुनी होगी, जहाँ पर 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन होते हैं, वो भी एक त्रिपरमाणुक का ही उदाहरण है। ऐसे फास्फोरस, जिसका सूत्र P4 होता है, यहाँ पर फास्फोरस के एक अणु में 4 परमाणु होते हैं फास्फोरस के, तो यहाँ पर इसे हम चतुर परमाणु कहते हैं। और परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न कि सल्फर में कितने सल्फर के परमाणु होते हैं, तो सल्फर में सल्फर के 8 होते हैं, तो इस कारण इसकी परमाणुकता 8 है और इसे हम बहुपरमाणु की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार परमाणुकता और उनके उदाहरणों को आपने समझा। अब आगे बढ़ते हैं और सारणी 3.3 कुछ तत्वों की परमाणुकता की चर्चा करते हैं। तो देखो, जैसे कि हमने तत्वों के प्रकार की भी चर्चा करेंगे और इनका नाम लिखा हुआ है और परमाणुकता लिखी हुई है। अब चाहे आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, जैसे हमने अभी पहली तालिका देखी और इनकी परमाणुकता भी देखी, वही तालिका है ये, बस यहाँ पे तत्वों का प्रकार लिखा हुआ है। और ये सारे प्रकार अधातुएं हैं। चाहे ऑर्गन हो, वह भी एक अधातु है, क्योंकि ये सब पी ब्लॉक के तत्व हैं और पी ब्लॉक में ज्यादातर आपको अधातुएं ही देखने को मिलती हैं। तो चाहे वो ऑर्गन हो, हीलियम हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, क्लोरीन हो, फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, ये सब पी ब्लॉक के तत्व हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, देखने को मिलता है कि जो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हमने धातुओं की क्या परिभाषा पढ़ी थी कि धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, और अधातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। अब जो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है, उसकी बाहरी कक्षा एक ही कक्षा होती है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब वह चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन भी बना सकता है, चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके अपने आप को अक्रिय बना सकता है। तो हाइड्रोजन को हम धातु और अधातु दोनों ही मान सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से इसे हम अधातु मानते हैं, क्योंकि अगर हाइड्रोजन एक आयन त्याग देगा तो फिर वह प्रोटॉन बन जाएगा। और आप जानते हो, जब भी हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो जो प्रोटॉन के रूप में बन जाता है, तो इसे हम धातु नहीं कह सकते, इसे हम धातु की संज्ञा नहीं देते हैं, क्योंकि परमाणु इसके जो मूल कण होते हैं, मौलिक कण परमाणु के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वे धातु नहीं होते हैं। तो इसलिए हम हाइड्रोजन को अधातुओं की श्रेणी में ही मानते हैं। तो यह हमने तालिका देखी, परमाणुकता देख ली और तत्वों के प्रकार को देख लिया। अब यौगिकों की बात करते हैं और यौगिकों के क्या गुण होते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़कर, एक दूसरे के साथ जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। हमने अणुओं में क्या देखा था, विभिन्न प्रकार के परमाणु जुड़ रहे थे और अणुओं का निर्माण कर रहे थे। अब हम यौगिकों का निर्माण की बात करें तो अलग अलग तत्वों के परमाणु यौगिकों के अणु बनाने के लिए निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, और यह अनुपात किसी दिए गए यौगिक के लिए स्थिर रहता है, चाहे वह कहीं भी हो, कहीं भी पाया जाए, चाहे उसे आप प्रयोगशाला में बना लो, चाहे उसे आप प्राकृतिक रूप से पालो, किसी भी स्थिति में किसी भी यौगिक में जितने तत्व उपस्थित होते हैं, उनका जो अनुपात होता है वो हमेशा समान ही रहता है, एक निश्चित अनुपात से ही संयोजित होते हैं। अनिश्चित अनुपात में संयोजित होकर के वे परमाणु यौगिक नहीं बना पाएंगे। अब आप तालिका 3.4 देखो, यहाँ पर कुछ यौगिक, उनके संयोजित तत्व और उनके द्रव्यमान के अनुपात को दिखाया गया है। जब हम पानी की बात करते हैं तो जल जब हम लेते हैं तो वहां पर एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो या इनके द्रव्यमानों का अनुपात अगर हम निकालें, क्योंकि हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 का हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो जब इनके द्रव्यमानों का अनुपात निकालेंगे तो 2:16, और जब इसको सरल अनुपात में बदलेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1:8। तो अब जब पानी की बात करते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में ही संयोजित होगा, यानी कि अगर इनके द्रव्यमान अनुपात की बात करते हैं तो हमेशा इसे 1:8 में ही संयोजित होना पड़ेगा, तभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के जल का निर्माण करेंगे। और जब बात करते हैं कि जब इसके तत्वों की अनुपात की बात करते हैं तो यहाँ पर 2:1 का अनुपात होगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के संयोजन से ही जल का निर्माण होगा। अब अमोनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन होते हैं, उनके द्रव्यमानों का अनुपात 14:3 होता है। अगर इसी प्रकार हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, इनके द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 होता है। तो ये अनुपात निश्चित होते हैं, चाहे किसी भी अवस्था में हम बनाएं इन्हें, ये अनुपात कभी नहीं बदलेंगे, और इसी अनुपात के साथ इन तत्वों को मिलाने से हमारे पास यौगिकों का निर्माण होगा। अब आगे बात करते हैं कि
अब एक क्रियाकलाप की बात करते हैं, जो कि 3.2 हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। इसमें इस क्रियाकलाप में हमें क्या देखना है कि किसी यौगिक में उसके द्रव्यमान अनुपात से परमाणु अनुपात ज्ञात करना है। किसी यौगिक में उसके द्रव्यमान अनुपात से हमें उनके परमाणुओं का अनुपात ज्ञात करना है कि कितने परमाणु उपस्थित हैं। इससे हम उसके यौगिक के सूत्र का पता लगा सकते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इसकी प्रक्रिया को जब हम समझते हैं तो यौगिक में प्रत्येक तत्व के लिए दिए गए चरणों का हम पालन करेंगे। कौन कौन से चरण है, एक एक करके हम सबको देखेंगे। तो दिए गए द्रव्यमान अनुपात को उस तत्व के द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान से विभाजित करना है। तो जितने भी तत्व दिए गए हैं, प्रत्येक तत्व के लिए हम दिए गए द्रव्यमान अनुपात को उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान से विभाजित करते हैं और परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान यूनिट यानी कि जिसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, इससे मापा जाता है। और यह गणना हमें बताती है कि प्रत्येक तत्व के कितने परमाणु एक दूसरे के सापेक्ष मौजूद हैं। आगे हम बात करते हैं कि दूसरा चरण क्या है। तो अब हम द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान से भाग देने पर हमें परमाणुओं की संख्या का अनुपात प्राप्त होता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि रासायनिक सूत्र परमाणुओं की संख्या पर आधारित होता है, उनके द्रव्यमान पर आधारित नहीं होता। तो परमाणुओं की संख्या के अनुसार हम जो है अनुपात निकालते हैं। अब क्या करेंगे अगले चरण में, अगले चरण में हम अभी अभी निकाले गए अनुपातों का सबसे सरल पूर्ण अनुपात निकालेंगे। और सरल पूर्ण अनुपात निकालना सबको आता होगा, कैसे हम निकालते हैं। जो भी अनुपात सबसे छोटा है उससे विभाजित कर करके हम सरल अनुपात निकालते हैं और एक को एक मान लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रासायनिक सूत्र में परमाणुओं के अनुपात को दिखाने के लिए पूर्ण संख्याओं का उपयोग किया जाता है। तो हमेशा सबसे छोटी पूर्ण संख्या ढूंढें जो अनुपात को वैसा ही बनाए रखे। इसके बाद क्या होता है, जैसे अब हम उदाहरण से समझते हैं इसे। मेरे पास एक जल का अणु है। अब इस जल के अणु में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात का उपयोग करके हम इसके परमाणुओं के अनुपात का उपयोग परमाणुओं के अनुपात को पता लगाएंगे। कैसे करेंगे, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होता है, 1:8 मान लो दिया गया है। अब हम कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 U होता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक मात्रक परमाणु द्रव्यमान इकाई है। अब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है, यानी कि जितना भी हाइड्रोजन उपस्थित है उससे 16 गुना ज्यादा ऑक्सीजन उपस्थित है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे देख रहे हैं कि हम अपनी क्रियाकलाप में गणना करेंगे। अब गणना कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने आपको चरण बताए, बिल्कुल उस चरण को इस तालिका से दर्शाया गया है। तब तो हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके द्रव्यमान अनुपात क्या है, हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का है 8। अब इनके परमाणु द्रव्यमानों को लिख देना है। परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का है 16। और अब हमें क्या करना था, द्रव्यमान अनुपात को उनके परमाणु द्रव्यमानों से भाग देना था। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान अनुपात भी 1 है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 है। 1 और 1 को भाग देने पर हमें इनका अनुपात 1 प्राप्त होगा। ऑक्सीजन की बात करें तो द्रव्यमान अनुपात 8 है, परमाणु द्रव्यमान 16 है। जब इनको भाग करेंगे तो यहाँ से हमें 1/2 यानी कि 0.5 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 और 1/2 का सरलतम अनुपात निकालेंगे। तो जब इनका सरलतम अनुपात निकालेंगे या फिर 1 और 0.5 का सरलतम अनुपात निकालेंगे, तो मान लो कि जो छोटी संख्या है 1/2, दोनों को 1/2 से भाग दे देंगे। तो 1/1 में 1/2 को जब भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा और 1/2 में 1/2 को भाग देने पर हमें 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार सरलतम अनुपात प्राप्त हुआ 2 और 1, मतलब हाइड्रोजन 2 में है और ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमें 2:1 यहाँ से प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हमने सरल अनुपात निकाल लिया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जल में परमाणुओं की संख्या कितनी है और इनका अनुपात कितना है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। मतलब जो इनका सूत्र होगा वो हो जाएगा H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार हमने इनके द्रव्यमान अनुपातों से इनके परमाणु अनुपातों का पता लगा लिया। अब एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करें, जो कि पाठ्यगत प्रश्न 1 है। अब यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करने को बोला गया है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, तो यह इकाई कार्बन 12 समस्थानिक पर आधारित है। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 13। तो क्या करते हैं कि यह इकाई जो होती है कार्बन 12 समस्थानिक पर आधारित होती है और वैज्ञानिकों ने कार्बन 12 को एक संदर्भ के रूप में चुना क्योंकि यह स्थायी है और व्यापक रूप से उपलब्ध है, इसलिए कार्बन 12 को चुना गया।
अब तो एक परमाणु इकाई को कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें हिस्से के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को कार्बन 12 के द्रव्यमान का, जितना भी कार्बन 12 का द्रव्यमान है उसका 1/12वां भाग उसके रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एक AMU बराबर कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग, ये हमारा उत्तर था। अब हम पाठ्यगत प्रश्न 2 की चर्चा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हम परमाणुओं को नग्न आंखों से क्यों नहीं देख पाते? क्यों परमाणुओं को साधारण आंखों से देखना संभव नहीं है? इसका क्या कारण है? तो चलिए हम जानते हैं इसका क्या कारण है। परमाणुओं को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है क्योंकि इनका आकार, पहली बात आती है कि इनका आकार जो है हम इन्हें नहीं देख पाते क्योंकि परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख पाते हैं। तो इस कारण हम उन्हें साधारण आंखों से नहीं देख सकते, बहुत बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। जैसे कि बारिश की अगर हम एक बूंद की बात करते हैं, तो जब बारिश आसमान से गिरती है, अगर हम उसकी एक बूंद की बात करें तो आप कल्पना कर सकते हो कि एक बूंद कितनी छोटी होती है। अब उस एक बूंद में, बारिश की एक बूंद में अगर हम पानी के अणुओं की बात करें, तो बारिश की एक बूंद में पानी के अणु कितने होते हैं? 10 की घात 21। 10 की घात 21 बहुत ज्यादा संख्या में पानी के अणु होते हैं। अब अगर इतने पानी के अणु हैं, तो अब हम या एक पानी के अणु में एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। सोचो कि एक बूंद में 10 की घात 21 तो अणु ही हैं। अब उन प्रत्येक अणु में 3 परमाणु हैं। तो क्या हम परमाणुओं को साधारण आंखों से देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे क्योंकि इनके आकार इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें साधारण आंखों से नहीं देख पाते। अब एक परमाणु का आकार आमतौर पर लगभग 0.1 नैनोमीटर या फिर 1 गुणे 10 की घात मीटर, 10 की घात माइनस 10 मीटर के आसपास होता है। इसकी तुलना करने के लिए 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना छोटा हिस्सा होता है। इसलिए परमाणु आकार की जो है चरम निचली सीमा पर इनकी जो आकार होती है एकदम न्यून होते हैं, एकदम छोटे होते हैं। अब हम दूसरा एक कारण देखते हैं क्योंकि हम इन्हें साधारण आंखों से नहीं देख सकते। एक तो इनका आकार ही एक कारण है और कि मानव आँख की जो विभेदन क्षमता होती है वह भी इसका कारण है। मानव नेत्र उन वस्तुओं को देख सकता है जो 0.1 मिलीमीटर से बड़ी होती हैं, जो 10 की घात माइनस 4 मीटर के बराबर होती हैं। इससे इससे छोटी कोई भी चीज हमारे लिए अदृश्य होती है। तो हमारी जो आंखों की शक्ति होती है वो बस 0.1 मिलीमीटर तक की चीज को ही देख सकती है। जब तक कि हमें सूक्ष्मदर्शी जैसे विशेष उपकरणों की सहायता ना मिले, हम इससे छोटी चीजों को नहीं देख सकते। और जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक की बात करते हैं तो वहां पर तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी हम इन्हें नहीं देख पाते क्योंकि वे इतने छोटे होते हैं। तो हमारी एक आंखों की विभेदन क्षमता भी इसका कारण है। इसके बाद परमाणु इस सीमा से बहुत छोटे होते हैं। जो परमाणु होते हैं, हमारी आंख की जो जितनी विभेदन क्षमता है इससे बहुत छोटे होते हैं। इसका मतलब है कि भले ही हम अपनी जोर शोर से कोशिका करें, हमारी आंखें इतनी छोटी सी चीजों को नहीं देख पाती क्योंकि वह बहुत छोटा है और हमारी आँख की विभेदन क्षमता उतनी नहीं है। तो निष्कर्ष क्या है कि अत्यंत छोटे आकार के कारण परमाणुओं को नग्न आंखों से या फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी देखना संभव नहीं है। कभी-कभी हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी हम सब परमाणुओं को नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं। तो परमाणुओं को देखने के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो जिनकी सहायता से ही हम इन्हें देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज क्या-क्या पढ़ लिया? हमने परमाणुओं के बारे में चर्चा कर ली, हमने अणुओं के बारे में चर्चा कर ली, एक परमाणविकता के बारे में चर्चा कर ली, एक परमाणविक, द्विपरमाणुक, बहुपरमाणुक, इन सब बातों की भी चर्चा कर ली और हमने देखा कि कैसे जो हमारे पास तत्व होते हैं वो किस प्रकार अस्तित्व में होते हैं, संयुक्त अवस्था में होते हैं, आयनों के रूप में होते हैं, अणुओं के रूप में होते हैं। फिर हमने पाठ्यगत प्रश्न भी देख लिए और अब बात करते हैं कि एक बार फिर से सारांश की बात करते हैं। आज जो हमने पढ़ा उनमें महत्वपूर्ण बातें कौन-सी थीं जो आपको याद रखनी है? तो याद रखने लायक जो भी बिंदु हैं वो ये हैं कि हमने तो पहले सीखा कि परमाणु अणुओं और आयनों के रूप में मौजूद होते हैं, सिवाय उत्कृष्ट गैसों के। हीलियम, नियॉन जैसी जो गैसें हैं ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ये
एक परमाणु अणु होते हैं, जहाँ पर सिर्फ एक ही परमाणु होता है, बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं, तो इस वजह से ये अभिक्रियाएँ नहीं करते और अकेले ही पाए जाते हैं। इसके बाद अणुओं की बात हमने करी थी, यहाँ क्या देखा था कि एक अणु एक तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण होता है, जिसमें उस पदार्थ के रासायनिक गुण मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए हम एक जल के एक अणु की बात कर सकते हैं कि एक अणु भी जल की तरह ही व्यवहार करेगा, जैसे कि संपूर्ण जल करता है। इसके बाद समान समान या भिन्न तत्वों के परमाणुओं से हम इन्हें बना सकते हैं। चाहे हम एक जैसे तत्व मिला दें, चाहे हम विभिन्न प्रकार के तत्व मिला दें, हमें अणु की प्राप्ति हो जाएगी। परमाणुकता के बारे में हमने क्या बात करी थी कि एक अणु में जितनी भी परमाणुओं की संख्या होती है, वही उसकी परमाणुकता होती है। उसके बाद उदाहरण के लिए हमने क्या देखा था कि जैसे ऑर्गन, हीलियम एक परमाणु अणु होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होते हैं, और जो सल्फर होता है वो बहुपरमाणुक होता है, उसमें सल्फर की संख्या 8 होती है। तो इस प्रकार हमने आज के व्याख्यान में हर उस बात को देख लिया जो जो इन अनुभागों से संबंधित थी। अब हम यहाँ इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं और हम अगले व्याख्यान में इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।